मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th की, मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th की एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम की है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि शाम को डेली 4 बजे ये आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। और 4 बजे 3 दिन मिलेगा, मंडे को मिलेगा, वेडनेसडे और फ्राइडे को। मतलब MWF का जो शेड्यूल होता है उसमें आपको डेली ये क्लास मिलेगी और ये 4 से 5 बजे शाम को डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। और इस क्लास का टारगेट हमारा ये होगा हिंदी मीडियम का कि इस क्लास को हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ये क्लास होगी हमारी। और यहाँ पे जो क्लास होगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी की एक लाइन को यहाँ पे कवर करेंगे और उसका हिसाब किताब ऑपरेट करेंगे, समझा के रखेंगे, समझाएंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। उन सभी मुद्दों के लेके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आप हमारा नाम देख ही रहे हैं, बायोलॉजी बाय आशीष दुबे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ऐसे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 9264924386 से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 11th के साथ साथ 12th की जो बायोलॉजी है वो भी मैं स्टार्ट करूंगा हिंदी मीडियम के लिए। उसकी भी टाइमिंग 4 बजे से होगी, लेकिन ये MWF में नहीं बल्कि TTS में होगी। ध्यान रखिएगा, TTS में होगा। 3 दिन 11th की बायोलॉजी और 3 दिन 12th की बायोलॉजी हम लगातार लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्लास हिंदी मीडियम का तो ये बात होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। उसकी टाइमिंग 6 बजे शाम को होगी, हिंदी मीडियम का 4 बजे, और जो 6 बजे होगा वो इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं होंगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए कि बाकी नीट की कक्षा जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं 2025 का तो एग्ज़ाम होने वाला है, 26 का जो टारगेट लेके चलेंगे उनके लिए एक अलग क्लास होगी जिसमें 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी एक तय समय पर कंप्लीट कराया जाएगा। और पूरे जिम्मेदारी से, पूरे भरोसे के साथ मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस नंबर पे बात कर लीजिएगा यदि आपको कोई समस्या आ रही हो। और हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो क्या है? इकाई 1, ध्यान रखिएगा, जीव जगत में विविधता, ये चैप्टर का नाम है। आपके एनसीईआरटी में 5 यूनिट है और इस 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है, जो पहला इकाई है वो 1 है, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत में विविधता क्या होती है। विविधता के मतलब क्या होता है इसको आपको समझना। देखिए, बायोलॉजी के बारे में आपको बता दूं, यह एक ऐसा विषय है जितना आप इसको तोड़ के रखेंगे, जितना आपको तोड़ के समझेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे, उतना ज़्यादा ये सरल हो जाती है। और याद रखिएगा, बायोलॉजी मैं रटवाऊंगा नहीं बल्कि मैं सिखा के जाऊंगा, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, जीव जगत में विविधता क्या होती है इस पे आज चर्चा करेंगे। जीव जगत में विविधता, पहले ही लाइन में तोड़ रहा हूं यहाँ पे कि जीव का जगत, जीव का जो संसार है, जीव कितने तरीके के होते हैं। भी जीव आते हैं, सब जीव के बारे में, मतलब चाहे आप लोअर प्लांट्स की बात करें हैं या लोअर एनिमल्स की बात करें, जितने फाइलम हैं या जितने लोअर प्लांट में वायरस है, बैक्टीरिया है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो तक और टेडो तक जो भी हम पढ़ते हैं सब कुछ क्या है, जीवित ही हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, जीवों का जो जगत है उसमें अलग अलग तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। कैसे, एक आसान शब्दों में आपको समझना है, ये इस तरीके से समझना है कि जैसे मान लीजिए आप
अगर एक शहर में रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं, किसी भी सिटी में एक रूम है छोटा सा, ठीक है, वहाँ पे वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई मोटा होता है, कोई पतला, कोई लंबा, मतलब हर तरीके की वैरायटी है। तो पुरुष और महिला ही, लेकिन आपको इनकी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हम अपने गांव की तरफ गए, गांव में हमको देखते हैं, गांव में हम देखते हैं कि अलग तरीके के जानवर दिखाई देते हैं, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, जो भी आपके संपर्क में जितने भी जानवर हैं दिखाई देंगे, वो भी क्या है, एक तरीके की वैरायटी ही है। ध्यान रखिएगा, वह एक तरीके के वैरायटी हैं जो जीव के जगत में पाया जाता है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, जगत में पाया जाता है। और सभी कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। तो इस तरीके को हम क्या कह सकते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक। और थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो जंगल की तरफ जाइए, आप तो वहाँ पे आप देखेंगे हर तरीके के आपको एनिमल दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ ज़मीन पे दिखाई देंगे जो हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल देख पाते हैं जो डायरेक्टली हम विजिबल कर पाते हैं। जैसे कूदते हुए बंदर की बात करें, वो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टहलता रहता है। बड़े हाथी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े घोड़े दिखाई देते हैं, गैंडा दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो बायोलॉजी का जो जगत है वहाँ पे हमको ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम और डिस्कशन करेंगे, जैसे ही एक एक लाइन पढ़ेंगे वहाँ पे उसको हम डिटेल में खोल के आपके सामने रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अध्याय 1 में जीव जगत पढ़ना है, अध्याय 2 में जीव जगत का वर्गीकरण, और अध्याय 3 में वनस्पति जगत मतलब प्लांट के बारे में जितना प्लांट का जितना जगत है, प्लांट के अंदर के जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आते हैं वो पढ़ेंगे। और एनिमल किंगडम में जो प्राणी जगत है यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एनिमल की कितनी तरीके की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैं अध्याय 1 में चलूँगा और यहाँ पे जीव का जगत, जीव का संसार या जीव के किस तरीके की वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी, एक एक लाइन को क्लियर करेंगे। अपना किताब रख लीजिए अपने सामने और अपना बुक रखने के साथ साथ आप एक एक चीज़ को तोड़ के रख देंगे, समझाते हुए चलेंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अपना पेन लेके अपना नोट्स बना सकते हैं और बुक को अंडरलाइन करके समझते चलना होने वाली है। और यहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम नए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप चैनल लिंक पे, उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा कोर्स मैं दिसंबर में ख़त्म करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 दिन 11th की और 3 दिन 12th की क्लास होगी हिंदी मीडियम की, और 3 दिन क्लास होगी इंग्लिश मीडियम की 11th और 12th की, और नीट की क्लास एक तरफ से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आज स्टार्टअप कर रहा हूँ कि पहला लाइन क्या है। पहला लाइन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, जीव विज्ञान, जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसी के बारे में हमको पढ़ना है। जीव विज्ञान क्या है, क्या कह रहा है कि सभी प्रकार के जीवन रचना जीव विज्ञान में ही तो है। जितने भी जीवन का, जितने भी शरीर का निर्माण हुआ है वह का सब किस में हुआ है, वह सब किस में हुआ है, जीव विज्ञान के ही अंतर्गत हुआ है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, जीवन की रचना। और एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, जैव प्रक्रम का। मतलब ये 2 शब्द मिलकर किसके बने हैं, जीव विज्ञान के। पहला शब्द क्या है, जीवन की रचना, और उसमें होने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। और ऐसे विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि कोई चीज़ न समझ में आए तोड़ के रख देंगे, फोड़ के रख देंगे, ठीक है। तो बोलिए महाकाल की जय। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आगे की तरफ चलता हूँ। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पे आप जैसे ही बायोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे जितनी तरीके की वैरायटी, जितना भी जीवन है, सभी में आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। वैरायटी ऐसे देखने को मिलेगा कि जितने भी जीव हैं सभी के सभी जीवों में कैसी होती है, वैरायटी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, विविधता का मतलब वैरायटीज़ होती हैं। इंग्लिश शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ आसान शब्दों में समझ में आ जाए। यह परिपूर्ण है। परिपूर्ण इस वजह से है क्योंकि सब कुछ अलग, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा प्रजाति कोई बड़ी प्रजाति, तो सब तरीके के एनिमल्स हैं जो जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आदि मानव। आदि मानव कौन है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें आदि मानव कहा जाता है। आसानी पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव के बीच अंतर कर सकता था। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्हें आदि मानव कहा जाता है, वो क्या थे कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर कर सकते थे। उनको इतना पता था कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। सजीव, मैं अपने शब्दों में बता दूं कि सजीव वो है जो जीवित हो, क्योंकि सजीव जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सजीव, ध्यान रखिएगा, स और जीव, मतलब जीवन के साथ हो, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, निर्जीव। दूसरा शब्द क्या है, निर्जीव। निर्जीव में क्या है कि जिसमें जीवन न हो, यहाँ पे न लगा हुआ है, इसका मतलब जिसमें जीव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव, और जिसमें जीवन हो उसे क्या कहते हैं, सजीव। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आदि मानव ने कुछ के निर्जीव पदार्थ, ध्यान रखिएगा, निर्जीव पदार्थ वो हो जिसमें जान ना हो, जैसे कि वायु की बात करें, समुद्र की बात करें, आग, ये क्या है, निर्जीव हैं। मतलब इनके पास यह क्षमता नहीं है कि यह महसूस कर पाएँ कि क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एयर, हालांकि इनकी उपस्थिति की वजह से ही हमारा जीवन संभव है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, अगर हम निर्जीव पदार्थ की बात करें तो जैसे वायु, समुद्र, आग, ये सब क्या हैं, निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं होता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन्होंने क्या किया था कि सजीव प्राणी और पौधों में, आप जानते हैं प्लांट का नेचर ऐसा होता है कि प्लांट अपना भोजन जो प्राप्त करता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से और प्रकाश संश्लेषण की वजह से वो अपना भोजन खुद प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे कुछ सजीव प्राणियाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ सजीव प्राणियों और कुछ पौधों में इन्होंने विभेद भी किया था। इन सभी प्रकार के जीवित और जीवहीन, ध्यान रखिएगा, जीवित और जीवहीन स्वरूप में, जीवित और जीवहीन मतलब जिसमें जीवन हो और जीवहीन का मतलब जिसमें जीवहीन जो स्वरूप था, उन्होंने सर्वमान, इन्होंने क्या किया था कि विशिष्टताएं पाई। वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इन्होंने ये कहा कि जो विशिष्टताएं इन्होंने पाई उनके द्वारा भय और दूर के भगाने के भाव से था। यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आपके परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन हर एक लाइन एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण है। वहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जो अगले लाइन को जोड़ेगा, इस वजह से एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। तो सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था। मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो समाज की बात करें, समाज कौन सा, जीव विज्ञान की दृष्टिकोण से मानव
विध विज्ञान में ये संलग्न थे और वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक छोटा सा प्रारूप था जो स्टार्टअप हुआ है बायोलॉजी का, कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है, यही दो निष्कर्ष यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान। ध्यान रखिएगा, वर्गीकी विज्ञान का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम वर्गीकरण पढ़ेंगे एवं स्मारकी विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पद्धति। ध्यान रखिएगा, नाम पद्धति का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी पद्धति जहाँ पे नामकरण किया गया था, उस पद्धति को क्या कहा गया था, नाम पद्धति कहा गया था। तथा वर्गीकरण पद्धति, नाम पद्धति के बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण पद्धति का मतलब क्या है, जहाँ पे जीवों को अलग अलग क्लास में, अलग अलग किंगडम में, अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज में जब बांटा गया तो उसी को हम क्या कह दिए, वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता। ये दोनों पद्धति इस वजह से ज़रूरी था ताकि फ्यूचर में अगर बायोलॉजी अगर पढ़ना हो तो लोगों को आसान हो और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आवश्यकता प्रदान की इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर आप समझ रहे हैं, क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। ठीक है, वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही साथ पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्योत्पादन। ध्यान रखिएगा, रहस्य को निकाला गया कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो जीव का जो स्वरूप था उसकी वर्गीकी और उसके नाम पद्धति, उसके वर्गीकरण पद्धति को प्रदान की गई, और वहाँ पे कौन सी ऐसी खास बातें थी जिसको ये परस्पर आदिकाल से संवादों के द्वारा निकाला गया। ये आपको ध्यान रखना है। मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इस लाइन का कोई यूज नहीं है। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रारूप है और कुछ नहीं। तो आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका रोल, खासकर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। ठीक है, ये ऐसे 100 वैज्ञानिक थे जिसमें इनका नाम भी था अर्नेस्ट मेयर का। ठीक है ना, इनके बारे में हालांकि क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग पहले ही चैप्टर का पहले ही लाइन पूछते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट मेयर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1904 से 2004 के बीच का इनका जीवन काल रहा। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और यहाँ पे इनका मरण हुआ था। अर्नेस्ट मेयर का जन्म जो है 5 जुलाई 1904 में। ध्यान रखिएगा, यह डेट आपको याद रखना है कि कब इनका जन्म हुआ था। 5 जुलाई 1904 में कैम्पटेन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड, ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकासपरक और जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। क्या कहा गया था? 20वीं सदी का डार्विन इन्हें कहा गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये 100 वैज्ञानिकों में अब तक क्या थे? एक थे। ये आपको याद रखना है। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में इन्होंने नौकरी किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। 1975 में अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी के साथ ये इन्होंने अवकाश प्राप्त किया था। और 80 सालों के कार्य जीवन में इनका योगदान कहाँ कहाँ पे था, ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन मैं तोड़ के रखूँगा और बायोलॉजी सिखा के जाऊँगा, इस बात को मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। यहाँ पे
पक्षी विज्ञान की बात करें तो पक्षी विज्ञान क्या होता है, वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने अपना अध्ययन किया था। किसमें, पक्षी विज्ञान के बारे में, पक्षियों का जिसमें विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो पक्षी विज्ञान। वर्गीकरण जिसमें सबको अलग अलग सेक्शन में बांटा गया था। प्राणी भूगोल, ये आपको याद रखना है, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित इनका जो रिसर्च था, इन्हीं 5 पॉइंट पे 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हीं 4 से 5 पॉइंट पे इनका जो है उद्देश्य था। आपने लगभग अकेले ही विकासी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति किया और जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी, ध्यान रखिएगा, जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की थी। पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। और मेयर को 3 पुरस्कार मिले थे। पूछा जा सकता है कि इनको कितने पुरस्कार मिले थे, तो 3 पुरस्कार ऐसे थे जो इनको मिला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1983 की बात करें, 1983 में बॉल जॉन प्राइज थे, एक साइंटिस्ट थे और ये इनको पुरस्कार दिया गया था। और 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये इनको प्राइज़ दिया गया था। और 1999 क्रॉफोर्ड प्राइज़ दिया गया था, क्रॉफोर्ड प्राइज़ दिया गया था। मेयर ने 100 वर्षों की आयु में 2004 में इनकी वर्ष, ये इनकी जो इन्होंने अपना जीवन जिया था, पूरा का पूरा 100 साल जिया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अध्याय 1 जीव जगत का जो पहला टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीव क्या है। दूसरा, जीव जगत में विविधता क्या है। वर्गीकी संवर्ग क्या है, वर्गीकी सहायता और साधन। ये 4 पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इन चारों पॉइंट्स के बारे में इस जीव जगत का जो पहला चैप्टर है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम आप कमर कस लीजिए और एक एक लाइन को यहाँ पे तोड़ के रखेंगे। कोई बात न समझ में आ रही तो कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपना नाम ज़रूर शेयर करिएगा, आप कहाँ से, किस ज़िले से हैं। चलिए आगे की तरफ यहाँ पे देखते हैं। जीव जगत कैसा निराला, कितना खूबसूरत लाइन है, कितना ही सुंदर लाइन है कि जीव जगत निराला है। ध्यान रखिएगा, वास्तव में निराला है, क्योंकि अगर यह जीवन न होता तो यह जगत कैसे निराला होता। 3 पॉइंट पे आपको याद रखना है। पहला, जीव जगत कैसा निराला है। जीव जगत वास्तव में किस तरीके से निराला है, क्योंकि अगर जीव ही ना होता तो ये जीवन क्या होता, मरुस्थल की तरह होता। कोई दिखता नहीं, कोई रहता नहीं, न तो कोई व्यक्ति से मुलाकात होती, न किसी एनिमल से मुलाकात होती, मतलब न किसी प्लांट पौधे से, मतलब कोई भी ऐसी प्रजाति जिससे हमारा यहाँ पे मुलाकात ना होता, हमारा संबंध स्थापित ना होता, एक इकोसिस्टम स्थापित ना होता। इसी वजह से जीव जगत कैसा निराला, कितनी खूबसूरत लाइन है। क्योंकि अगर जीवन के ही कारण हम पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो सब जगह कहीं न कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेशन हमारा बना रहता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कितना सुंदर यह दृश्य होता है जहाँ पे जीव रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जहाँ पे कई लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा मन लगता है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा मन लगता है, और जहाँ पे कम लोग रहते हैं वहाँ पे मन कम लगता है। तो इसका रीज़न यही है कि जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी। मैं आपको बता दूं, जो जीव हैं, जीव के विस्मयकारी विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला। विस्तृत प्रकार मतलब आपने देखा होगा कि केवल एक ही प्रजाति इस धरती पे नहीं है, बल्कि ढेर सारी प्रजातियां हैं जो धरती पे आप अपने घर से अगर एक कदम बाहर रखते हैं, मैंने फिर से वही कह रहा हूँ कि छोटा बड़ा, लंबा पतला, मोटा गोला, है ना, हर तरीके के लोग दिखाई देते हैं।
और इनकी संख्या भी अलग तरीके की। आप अगर थोड़ा सा देखेंगे कि अलग अलग देश में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, ठीक है, साउथ अफ्रीका में चले जाइए, तो वहाँ के लोगों का कलर भी चेंज है हम लोगों के कलर से। तो ऐसे कुछ समझ लेना है आपको, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ हैं और अलग अलग लोग हैं, सबका कद काठी कलर सबका अलग होता है। तो ये रही बात असाधारण वास स्थान। ध्यान रखिएगा कि अलग अलग अगर प्रजातियां हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में है सब जगह, तो अलग अलग तरीके से लोग भी अपना स्थान पे रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। जैसे चाहे वो ठंड में रहने वाली प्रजातियां अलग हो रहेंगी, पर्वत पे रहने वाली प्रजातियां हों, पर्णपाती वन वाली प्रजातियां हों, महासागर में रहने वाली प्रजातियां हों, अलवड़ी मीठा मतलब जहाँ पे जो मीठा पानी जो कि अलवड़ी होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीठा जल कहा जाता है, वहाँ पे भी प्रजातियाँ रहती हैं। जलीय झीलों की बात करें, मरुस्थल की बात करें, अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पे ऐसे प्रजातियाँ रहती हैं जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी तरीके की प्रजाति वहाँ पे रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह ठंडे वाली प्रजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। और अगर गर्म प्रदेश की बात करें, तो गर्म वाले क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे अलग तरीके की मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो 4 पोल में ये बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं उत्तर दक्षिण पूरब और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में अलग अलग जो है जीवित रहती हैं प्रजातियाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जलीय झील, मरुस्थल और गर्म झरने जिसमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित करते हैं। सभी के सभी जीवित हैं और सभी उस स्थान पे रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं, सरपट दौड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि घोड़े जो है बराबर बड़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, कितना सुंदर वो दृश्य होता है जब प्रवासी पक्षियों, अगर दूसरे देश से आए हुए पक्षी कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि कुछ ठंडे प्रदेश में और कुछ गर्म प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद घाटियों में खिलते फूल, ध्यान रखिएगा, घाटियों में खिलते हुए फूल अगर जो दिखाई देते हैं वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता। शार्क आपने देखा होगा, ये समुद्र में मिलता है और जब किसी जानवर पे अटैक करता है तो कितना मुंह फाड़ के अपना किसी के ऊपर अटैक कर देता है। और चमत्कार का, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमको अलग तरीके से चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सबका स्वरूप अलग है और भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया, उनके शरीर को डिजाइन किया है, ठीक है। तो उस तरीके से ये अपना जीवन रहते हैं। इसके बाद पारिस्थितिक विरोध, अगला पॉइंट पे चलते हैं पैराग्राफ पे। पारिस्थितिक विरोध सार की सुंदरता तथा चमत्कार का आह्वान करती हैं। पारिस्थितिक विरोध तथा समिष्टि के सदस्यों और समिष्टि और समुदाय में सहयोग। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। समिष्टि का मतलब कम्युनिटी हो, जो है लोगों का जो कम्युनिटी समूह होता है, वहाँ की अगर हम बात करें तो समुदाय में सहयोग, अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गति का भी पता चलता है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जितने भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी में मूवमेंट बराबर होता रहता है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। कमेंट जरूर करिएगा। वास्तव में जीवन क्या है? इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वास्तव में जीवन क्या है? एक प्रश्न ये है कि जीवन क्या है, दूसरा प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। 2 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वास्तव में जीवन क्या है। क्या कह रहे हैं? वास्तव में जीवन क्या है। इन प्रश्न में
इन दो प्रश्नों में अगर हम देखें तो हमको क्या पढ़ना है, उद्देश्य तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य होता है, लेकिन वास्तव में जीवन क्या है हमको बायोलॉजी की दृष्टिकोण से यही पढ़ना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दार्शनिक का मैटर है, तो इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे और ये आपके एनसीईआरटी भी करेगी। दूसरा प्रश्न जो है यह जानने का प्रयत्न करना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीवन क्या है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीव का विज्ञान क्या है इसी को हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, जीवों का विज्ञान। जीवों के बारे में जो पहले से उपस्थित चीज़ें हैं उन्हीं का अध्ययन करना है हमको जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे आपके आगे की तरफ चलते हैं। पहला हेडिंग है जीव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, आप देखेंगे कि जीवन या जीव क्या है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है आपको, और अगर है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी इसी को पॉइंट को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला लाइन है, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम जीव को परिभाषित करेंगे तो सीधी सी बात है जीव के अंतर्गत, क्योंकि जब भी परिभाषित करेंगे तो किसी को देख के ही किया जा सकता, मतलब उनके अंदर किस तरीके के लक्षण हैं उन सभी लक्षण को हमको बताना पड़ता है, और वह लक्षण एकदम क्या होता है, सुस्पष्ट होता है। जैसे प्लांट देखेंगे आपने, प्लांट कोई भी प्लांट हो, चाहे डाइकॉट का हो चाहे मोनोकॉट का हो, उन पौधों का अगर आप देखते हैं तो उनका कैरेक्टर खुद दिखाई देता है। ठीक है, डाइकॉटिलियन के पौधे थोड़े से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि मोनोकॉटिलियन के पौधे छोटे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी ह्यूमन की बात करें तो जैसा जो व्यक्ति रहेगा उसके बारे में बड़े अच्छे से बता सकते हैं, यह आदमी छोटा है, यह आदमी बड़ा है, इसकी नाक कैसी है, इसका गला कैसा, या क्या पहना है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जीवों के अभिलक्षण हैं। वृद्धि जनन, ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट हैं, एक वृद्धि, एक होता है वृद्धि और दूसरा जो शब्द है वह जनन। यही ऐसे 2 शब्द हैं, पहला शब्द वृद्धि और दूसरा शब्द जो है क्या है, वो जनन है। यही 2 ऐसे शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, यही 2 ऐसे शब्द हैं जो जीवन को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जीवन में क्या होता है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और वही धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जनन के द्वारा, इनका रिप्रोडक्शन के द्वारा, इनका मेल और फीमेल का फ्यूज़न होता है गैमीट का, और जाइगोट बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ में जनन पहले होगा, उसके बाद वहाँ पे वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जनन के बाद वृद्धि होगी। वृद्धि जो जीवों में होता है वह इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होता है, वहाँ पे डिपोजिशन, और यहाँ पे जो वृद्धि होगी सजीवों में कैसी होती है, इंटरनल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझते चलना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। वृद्धि जनन, ध्यान रखिएगा, 2 लाइन मैंने आपको बताया, एक वृद्धि और दूसरा जनन। पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना,
ठीक है, और उसके अनुकूल क्रिया करना। ध्यान रखिए कि इसमें यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं होंगी यह पर्यावरण के अनुकूल ही करना है। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि अद्भुत लक्षण जीव के हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर जो दिखाई देते हैं वो किसके होते हैं? जीव के ही लक्षण हैं। आप इस सूची में उपापचय का मतलब क्या होता है? यदि कोई अगर जीवित कोशिका है तो उसमें मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रिया होगी। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गम आदि को जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है मेटाबॉलिज्म, जो हम लोग भोजन को लेते हैं, भोजन को पचाते हैं, पचाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जो डाइजेस्टेड होता है वो शरीर के अंदर कोशिकाओं के द्वारा न्यूट्रिशन लिया जाता है। तो यहाँ पे उपापचय की बात करें तो आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। पहले छोटा होगा फिर वही चीज़ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती। पहले छोटा फिर बड़ी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बड़ी चीज़ छोटी हो जाए। जब भी होगा छोटी चीज़ क्या होती है? बड़ी होती। छोटी चीज़ बड़ी, छोटी चीज़ बड़ी। तो क्या हुआ? वृद्धि करना हुआ। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। जब भी इनकी वृद्धि होगी तो दो चीज़ें बढ़ेंगी। एक तो पहले वेट होगा, उस वेट में इनकी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, और इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। इनकी जो नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। दोनों चीज़ें दिखाती हैं कि किसी भी जीवित कोशिका में बराबर ये वृद्धि हो रहा है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका विभाजन द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम प्राणियों की बात करें तो प्राणियों में यह वृद्धि कुछ समय तक, ध्यान रखिएगा, कुछ समय तक प्राणियों में होती है। ठीक है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? ऊतक में होता है। पूछ सकते हैं कि सर ये कोशिका विभाजन कहाँ होगा, तो क्या कहेंगे? को विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ सके। ध्यान रखिएगा, नई कोशिका, जैसे मान लीजिए कि ये पुरानी है, ये रिप्लेस करके यहाँ पे नई कोशिका आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक कोशिकीय जीव भी, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रीय संवर्धन या माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या को गिना जा सकता है। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको समझते चलना है। बड़ी आसानी से इनकी संख्या को माइक्रोस्कोप की सहायता से गिन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी और पादप में वृद्धि जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना है कि जीव के भार में वृद्धि को समझा, जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार का वृद्धि अभिलक्षण, भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है। कहना है कि अगर सजीव में वृद्धि होती है तो निर्जीव में भी वृद्धि होगा, सजीव में वृद्धि तो निर्जीव में भी। सजीव में इंटरनल वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, अंदर से कोशिकाओं में ग्रोथ होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर आपके हमारे परिवार का जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसके शरीर का ग्रोथ होता है। पता ही नहीं चलता कि साल भर में कितनी बड़ी उसकी साइज हो गई, कितना बड़ा उसका आकार बढ़ गया। लेकिन अगर हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में आपको देखने को ये मिलता है कि कोई भी चीज़ें निर्जीव हैं, निर्जीव में क्या होता है? उस पर डिपोजिशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए बालू है या कोई सामान है, कोई ऐसा सामान है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ बार बार उसके ऊपर रख के उसको मोटा कर सकते हैं।
वृद्धि तो वो भी हो रहा है लेकिन वो निर्जीव का, तो ये दोनों पॉइंट आपको रखना है। यदि हम भार को वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में वृद्धि होती है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। पर्वत, ध्यान रखिएगा, गोलाश्म की बात करें, रेत के टीले में वृद्धि करते हैं। 3 चीज़ें हैं, एक है पर्वत को लिया इन्होंने, गोलाश्म को लिया और रेत के टीले। रेत का टीला है ना, बार बार उसी पर डिपोजिशन होगा तो उसकी भी वृद्धि होती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निर्जीव उसे कहते हैं जिनकी सतह पर पदार्थ के एकत्र होने का कारण होती है। ठीक है, जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है। जीवों में यह वृद्धि कैसे होती है? अंदर की ओर होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ पे जीव में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनकी विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव के तंत्र का लक्षण है, जीव के तंत्र के लक्षण है। उम्मीद है इस पैराग्राफ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको न समझ में आए तो आप उसको बता सकते हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं एक एक लाइन, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी एक एक लाइन को मैं आपके सामने रखूं ताकि सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। इस प्रकार अगला पैराग्राफ क्या है? इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है, क्योंकि जीव के ही द्वारा जनन होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई निर्जीव प्रजाति जनन करे। ठीक है, जनन वही करेगा जो जीवित होगा, चाहे छोटे एनिमल हो चाहे छोटा प्लांट हो। ठीक है, जनन की क्षमता उसी में होगी जो जीवित होगा। ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने 2 कैरेक्टर बताए। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, बहुकोशिकी में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा कि बहुकोशिकी क्या है, पहले इसको समझ लिए। बहुकोशिकी मतलब जहाँ पे कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा हो उसे बहुकोशिकी कहा जाता है। जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, अपना संतान उत्पन्न करना होता है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान, जिसका कैरेक्टर अपने उसके माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं सेक्सुअल में, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई की बात करें जिसे हम कवक कहते हैं, लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती है और सरलता से ये फैल जाती है। ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल के द्वारा अपने स्पोर्स का ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद बड़ी सरलता से ये फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट की बात करें, हाइड्रा की बात करें, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट और हाइड्रा में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो क्या कहेंगे? मुकुलन के द्वारा ये जनन करते हैं। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। प्लेनेरिया की बात करें, इसे फ्लैट वार्म या चपटा कृमि, इसका जो आकार होता है चपटा होता है, में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये कैरेक्टर होती है कि मान लीजिए इसका शरीर है और यहाँ से कट गया, तो ये क्या करता है कि ये भी ग्रोथ कर लेगा और ये भी ग्रोथ करके अपने पूरे शरीर का ये निर्माण कर लेता है, ये जीवित कर लेता है। अतः इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। फंजाई फिलामेंटस का मतलब होता है कि तंतुमा मतलब इस तरीके की इनकी संरचना होती है, फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन, सभी कैसे होते हैं? विखंडन विधि के द्वारा
विधि के द्वारा क्या करते हैं, ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब हम एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अर्थात कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसकी वृद्धि होती है, कोशिका में संख्या में इनकी वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय से सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है कि सभी प्रजातियां जनन नहीं करती हैं। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो जनन नहीं करती हैं, जैसे खेसर की बात करें। ठीक है, खच्चर आपने देखा होगा, बंद है, या कामगार मधुमक्खी की बात करें, अरनुवर की बात करें, मानव युगल की बात करें, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं होती हैं, लेकिन ये आज भी हैं। ठीक है ना, खच्चर आपने देखा होगा, गधे और घोड़े का मिक्सचर होता है। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम होते हैं, कोई भी निर्जीव अपना प्रतिलिपि मतलब अपना इमेज बनाने में यह अक्षम होते हैं। जीवों का दूसरा लक्षण क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, उपापचय। जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ठीक है, कुछ भी आप खाते पीते हैं, उनका उपापचयन प्रक्रिया के द्वारा उनको डाइजेस्ट किया जाता है। छोटे को बड़े में और बड़े को छोटे में तोड़ करके उसको अपने शरीर को, उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, वो एनर्जी के फॉर्मेट में हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर होगा। जो अनवरत क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सभी जीव रसायन से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई पॉइंट नहीं है। जो अनवरत जैसे जीवाणुओं में बदलते हैं, उनका निर्माण करते हैं, ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। ठीक है, सभी जीवों चाहे बहुकोशिकीय हों अथवा एक कोशिकीय हों, उन सभी में उपापचयी यह क्रिया होती रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। साथ साथ चलती रहती हैं सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, ध्यान रखिएगा, सभी पौधों, प्राणियों, कवक को ही फंजाई कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग हैं सब में डाइजेशन होता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रिया हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि उपापचयी क्रियाओं में क्या अंतर है, मतलब सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट सजीव में आप क्या कहेंगे कि पहला पॉइंट सर ये है कि सजीव वृद्धि करता है, जनन करता है और क्या कहता है, और इनमें उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है, जबकि निर्जीव क्या करता है, निर्जीव में 3 कैरेक्टर आपको नोट करना है। पहला कैरेक्टर आपको कौन सा नोट करना है, पहला कैरेक्टर ये नोट करना है कि यहाँ पे वृद्धि नहीं होता है, जन की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट है उपापचय की क्रिया निर्जीव
में नहीं होती है। यही 3 ऐसे फैक्टर हैं जो सजीव और निर्जीव को अलग करती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर में बाहर से परख नली में की गई उपापचयी क्रिया न तो जैव हैं और न ही निर्जीव हैं। ध्यान रखिएगा, परख नली में अगर कोई प्रयोग करते हैं वो न तो जीव है न तो निर्जीव हो, बल्कि वो क्या है। अतः ये उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित करती हैं, जबकि पात्र में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है। यद्यपि ध्यान रखिएगा, निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। क्या है? सुस्पष्ट लक्षण है। ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे शरीर किसकी बनी होती है? कोशिकाओं के समूह से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का संगठन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रक्रियाएं होंगी सब शरीर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण आपके अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। कैसी हो सकती हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी जीव हैं सभी जीवों का सबसे स्पष्ट है परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जैसे भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती। ध्यान रखिएगा, फिजिकल, केमिकल और जैविक हो सकती है और के प्रति संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया करना, ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं कि सेंसिटिविटी। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके प्रति आपका संवेदनशील होता है, या आपके शरीर में कोई चीज़ चुभती है तो चुभने के बाद आप तुरंत उसकी प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। ठंडा है तो पता चलता है कि इन्वायरमेंट में कैसा है, गर्म है आज कि ठंडा है, ये पता चलता है। ठीक है, जैसे पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिल यूकैरियोटिक तक, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक से जो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जो प्रिमिटिव सेलुलर होते हैं, प्रिमिटिव जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उससे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक उससे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। अब तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपने बात को, विचार को आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप, प्लांट और प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं अपने शरीर को लेके, अपने शरीर को लेके या अपने जीवन को लेके सचेत रहते हैं। बाकी ऐसी कोई प्रजाति है, न तो किसी को पढ़ाई से मतलब है, न तो अपने किसी के कैरियर से मतलब है, किसी भी अन्य प्रजाति की बात करें। ठीक है, उनकी केवल खाना है और अपना जीवन व्यतीत करके निकाल देना है। लेकिन मानव ही एक ऐसी प्रजाति है जिसको दुनिया भर की व्यवस्था चाहिए। एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, समझ रहे हैं ना। सब की सब गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कार, मतलब जितनी चीज़ें उसको चाहिए, सब की सब चीज़ें केवल और केवल मानव प्रजाति के लिए ही हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी चीज़ का क्रिएशन होता है वो सब किसके लिए? हमारे लिए है। किसी जानवर के लिए नहीं, किसी और एनिमल्स के लिए नहीं, किसी और प्रजाति के लिए नहीं है। केवल ऐसा जीव है
जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण, चेतना को भी आप रख सकते हैं, ये किस तरीके से परिभाषित कर सकती है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगला पॉइंट, उच्च स्तरीय अध्ययन में ध्यान दीजिएगा। जब उच्च स्तरीय अध्ययन किया गया तो जीव विज्ञान में पृथ्वी पर जैव विकास की कथा आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण ही होते हैं। जैसे ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण। ध्यान रखिएगा, घटक कोशिका की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है, बल्कि अंगकों में आणविक घटकों के आसपास क्रिया के कारण। मतलब सब आपस में ही इंटर रिलेटेड हैं। उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म और उनकी इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, मतलब कोई भी बड़ा काम तब होगा जब उनकी छोटी छोटी कोशिकाओं में होता है। ठीक है ना, हमने कोई लक्ष्य डिसाइड किया और उसको कार्य को करने में हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टेप लेके उसको आगे बढ़ना है। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह एक अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन के स्वप्रतिकृति विकासशील सविनयकारी पारस्परिक क्रियाएं तंत्र हैं जो वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सारे पॉइंट। ऐसा कोई पॉइंट जो आपको न समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए कि फिर से दोबारा बताएंगे। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है और वर्तमान में भूत तथा एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे पर सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थों की साझेदारी द्वारा संबद्ध हैं, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीव का सीधा संबंध किससे है, पृथ्वी पे। अगर पृथ्वी ना होता तो जीव का रहना मुश्किल है। और इसको मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो आज से नहीं है, बहुत ही हजारों लाखों वर्ष बहुत पहले इस पृथ्वी पर जीव का उद्दीपन हुआ था। ठीक है, तो ये रही खास बातें। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको हमको बता सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ जीव जगत में विविधता क्या होती है इसको थोड़ा सा आप पढ़िए, फिर उसके बाद आज पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे कि जीव जगत में वैरायटीज़ की अगर हम बात करें, यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीव की बहुत सी किस्में देखने को मिलेंगी। मतलब सब कुछ अलग अलग। जैसे ये किस्में की अगर हम बात करें, उगने वाले पौधे, छोटा सा पौधा होता है, उग रहा होता है, कितना सुंदर का दृश्य होता है। कीट आप देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देता है। पक्षी की बात करिए, ये भी देखने को मिलता है। पालतू अथवा अन्य प्राणी के पौधे हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणी के पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। सही बात है कि बहुत ऐसी प्रजातियां हैं जो हम लोग को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी इन्वायरमेंट में, जैसे कि छोटे बैक्टीरिया वगैरह की बात करें। ठीक है, लेकिन
आपके आसपास ही यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। विविधता की बहुत बड़ी श्रृंखला देखने को मिलती है स्पष्टता। यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो सघन वन का मतलब एक ऐसे जंगल में जाते हैं जो पूरी तरीके से संघनित है, वहाँ पे ढेर सारी प्रजातियाँ रहती हैं, ठीक है। जाएं तो जीवों की बहुत बड़ी संख्या और इनकी कई तरीके की किस्में भी दिखाई देती हैं, ठीक है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, मतलब हर प्रजातियां का अपना अपना भी एक उसमें भी वैरायटी आपको देखने को मिलता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दो। डॉगी आपने देखा होगा। डॉगी एक होता है हमारे गली मोहल्ले में घूमता है, एक डॉगी होता है जो हमारे गली मोहल्ले में घूमता है, ठीक है। और दूसरा डॉगी होता है जो मैडम लोग जो है क्या करते हैं अपने गोद में लेके घूमते हैं, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सीआरडी के लिए यूज किया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो सब हैं वही, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैरायटी है। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव आप देखते हैं यहाँ पे पौधा भी अलग, जंतु भी अलग और जीव भी अलग। हम किसी एक जाति को स्पीसीज के मतलब कोई भी अगर हमको अगर दिखाई दे रही कोई भी प्रजाति दिख रही है तो उनकी प्रजाति क्या होती है, एक विशेष प्रकार की स्पीसीज होती है। जैसे डॉग को मैंने देख लिया तो उनकी एक स्पीसीज है, कैट क्या है, एक स्पीसीज है, एलिफेंट एक स्पीसीज है। ऐसे अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट है कि अभी तक कितने 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक इनकी संख्या हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अभी तक इनको क्या करना है, 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता या पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा इनके प्रकार को कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो नए नए जीवों का पता चलता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो एक ही बार में क्लियर नहीं हो जाता है, आप जितना उसको बार बार करेंगे उतनी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से जीव को भी अगर जब खोजा गया था तो यहाँ पे जो वैरायटीज़ देखने को मिली थी वो अलग अलग देखने को मिली थी। आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, नए जीवों का पता चलता है, वही पैराग्राफ है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। ये आप देखिएगा, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं आप, अपने बुक को देखते चलिए। कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनकी स्थानीय नाम से जानते हैं, ठीक है। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझना है। यदि हमने ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी के जीव के विषय में चर्चा कर सकें, शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। मैं आपको बता दूं इसका रीज़न क्या है। आपने देखा होगा कि ढेर सारी प्रजातियां हैं और अलग अलग देश है, ठीक है। कोई मान लीजिए नया रिसर्च किया जा रहा है तो उस रिसर्च में क्या होगा, उस रिसर्च में ये हो सकता है कि इस देश के लोगों ने अलग उसके बारे में खोज किया और जो है और यहाँ पे मान भारत वालों ने अलग, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अलग, इंग्लैंड वालों ने अलग। प्रजाति एक ही है लेकिन सभी लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्या वो सही है। तो इस वजह से जितनी भी प्रजातियों का जो खोज किया गया, एक पद्धति का निर्माण किया गया ताकि सभी का एक ही नाम हो। ध्यान रखिएगा, ताकि सभी का कैसा नाम हो, एक ही नाम होना चाहिए। इस वजह से द्विनाम पद्धति को लाया गया था। क्या लाया गया था? द्विनाम पद्धति को लाया गया। प्रत्येक जीव का मानक
नाम होता है जिसमें वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। ऐसे पद्धति को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं, नामकरण पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीव का वर्गीकरण, ध्यान रखिएगा, नाम तभी संभव होगा जब जीव का वर्गीकरण, और जीव का वर्गीकरण किसके आधार पर होगा? उनके पहचानने पर, उनके परिचय पर, उनके गुण पर, तभी ये संभव है। और हम यह जानते हैं कि नाम किस जीव का है, इसे पहचान, सबसे पहले किसी भी जीव को किसी भी प्रजाति का अगर नाम रखना है तो उसको पहचानना पड़ता है। ऐसे समझिए कि हमारे घर में जब किसी बच्चे के, छोटे बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि पुरुष है कि महिला है, मतलब लड़का है या लड़की है, बॉयज़ है या गर्ल है। जब उसकी पहचान हो जाती है तो उसको अलग अलग नाम से कुछ दिन बुलाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है तो वहाँ पे एक नाम उसका रखा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? परिचय करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे। लड़का है तो लड़की वाला नाम रखेंगे, ठीक है, और लड़की है तो लड़की वाला नाम रखेंगे। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ISBN, ध्यान रखिएगा ICBN, और एक है ICZN, दो चीज़ें हैं, ये बॉटनी के लिए, पौधों के लिए, और ये जूलॉजी के लिए। जेड से जूलॉजी होता है, बी से बॉटनी होता है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसका एग्ज़ाम में फुल फॉर्म में पूछा जाता है, लड़के गलत करके आते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्राणियों का नामकरण कैसे किया गया और एनिमल के लिए क्या किया गया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICBN बनाया गया। वैज्ञानिकों के नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में विश्व के किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से उसको जाने, यही सबसे बड़ा रोल था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा ही नाम को प्रतिपादित किया गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, यदि है तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का नाम ना हो, एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का नाम न हो। इन्हीं मुद्दों को रख के, इन्हीं पॉइंट्स को रख करके इसके बारे में पहचाना गया। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते, और प्रत्येक नाम के दो घटक थे। एक था वंश नाम और दूसरा था क्या था? जाति संकेत पद। इसको चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हम लोगों का नाम, मान लीजिए हमारा ही नाम, अपना ही नाम मैं लेता हूं, या किसी छात्र का नाम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का है, इसका नाम है अमित, ठीक है, अमित मिश्रा नाम है। क्या नाम है? अमित मिश्रा, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई लड़का है, अमित मिश्रा है। इस बच्चे का नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वंश नाम और जाति, अगर हम ये जो पहला नाम आएगा इसे हम क्या कहते हैं? वंश नाम कहेंगे। क्या कहेंगे? वंश नाम कहेंगे, ठीक है, वंश नाम कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? जाति। इसे क्या कहेंगे? जाति, जाति संकेत, क्योंकि ये क्या बता रहा है? इसका संकेत बता रहा है, और इससे हम क्या कहते हैं? वंश नाम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह
फर्स्ट लेटर इसका कैसा होता है, कैपिटल लेटर होगा, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यह दो चीज़ों का प्रयोग होने की वजह से इसको क्या कहा गया था, द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वैज्ञानिक कि कौन इसकी खोज किया था, तो कैरोलस लिनियस ने। कौन किया था, कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में बताया था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि द्विनाम पद्धति कौन दिया था, तो क्या कहेंगे, कैरोलस लिनियस ने इसे समझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। ठीक है, दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली जिसे बहुत सुविधाजनक है ये। ठीक है ना, आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। कैसे, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। तो जो पहले लिखा हुआ है इसे वंश नाम कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, जाति संकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाति संकेत कहा जाता है। तो इसी वजह से दोनों का नाम क्या कहा गया, मैग्नीफेरा इंडिका, ये आपको याद रखना है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैग्नीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशेष प्रकार की स्पीशीज है, संकेत पद है ये। और नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक जो नियम है वो कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, इंडिका, यहाँ पे ये क्या है, वंश नाम है। क्या है ये, वंश नाम है। जो पहला लेटर लिखा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, वंश नाम कहते हैं। और इनका क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, जाति संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति संकेत इन्हें कहा जाता है। तो कंप्लीट क्या बन गया, मैग्नीफेरा इंडिका। इनके लिए 4 नियम दिए गए थे, उन 4 नियम का जिक्र करते हैं। कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैविक नाम जो है प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन इन्हें लैटिनीकरण या इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जो भी जैविक नाम के बारे में हम खोज करते हैं उसे हम किस भाषा में, लैटिन भाषा में इसका खोज किया गया था। पहला पॉइंट आपको याद करना है। इनका कहना है कि जब इस पद्धति की खोज की गई तो लैटिन को ही इनको व्युत्पन्न माना गया, डेरिवेटिव माना गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जैविक नाम में पहला शब्द क्या होगा, वंश नाम होगा। ये नियम था, ये नियम 4 नियम थे। आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि ये भैया ये बताइए कि वो 4 पद्धति कौन से हैं, तो आपको यही बता देना है कि जैविक नाम में पहला शब्द क्या है, वंश नाम है। ठीक है, जबकि दूसरा नाम शब्द की बात करें तो यह जाति संकेत है। क्या है, जाति संकेत होता है। तीसरे पॉइंट की तरह जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसे हाथ से लिखेंगे तो दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह निर्देश था कि जब भी हम किसी प्रजाति के नाम लिखेंगे तो वो कैसा होगा, तिरछा होना चाहिए या अंडरलाइन होना चाहिए। इसके बाद चौथा रूल क्या किया गया था कि पहला अक्षर वंश का जो नाम होगा, पहला अक्षर बड़े अक्षर में होना चाहिए। जैसे मैग्नीफेरा का जो पहला लेटर है वो एम होगा कैपिटल लेटर में, जबकि जाति संकेत पद में जो छोटा अक्षर होगा वो क्या होगा, वह ये जो इंडिका लिखते हैं, इंडिका जो होगा यह आई जो है छोटे शब्द से स्टार्ट होगा।
ठीक है। आपने कहीं भी किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नाम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये 4 चीज़ें आपको पहचानना है, और पहचान लेंगे और वहाँ आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जाति नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जाति संकेत के बाद एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ये लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे लिन कहा जाता है। जैसे लीनियस ने खोजा तो लीनियस का जो अंतिम शब्द था वो लीनियस का जो शुरुआती शब्द था उसे क्या कहते हैं, लिन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्गीकरण कौन किया था, लीनियस ने किया था। कौन किया था, लीनियस ने किया था। कौन किया था, लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो संभव कर सके। इस प्रक्रिया का वर्गीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब नाम तो ठीक है लेकिन वर्गीकरण भी करना ज़रूरी था, क्योंकि इतनी सारी प्रजातियों का अध्ययन करना और उन प्रजातियों को अध्ययन करने के बाद उनके विषय के बारे में जानना ये संभव नहीं था, क्योंकि सब मिला के सब कह सकते हैं कि मिक्स वेज हो जाता। समझ रहे हैं ना, मिक्स वेज हो जाता। इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि सभी का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण के लिए ऐसी युक्ति बनाई गई जिसमें सभी के बारे में समझा जा सके, पहचाना जा सके। ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत देख करके वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पौधे, प्राणियों तथा कुत्ता, बिल्ली या कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ये 3 प्रजातियां दिखाई दें तो पौधा हो, प्राणियों और कुत्ते में बिल्ली, कीट कोई भी दिखाई दे तो हम उसको तुरंत पहचान लेंगे कि उसका नेचर क्या है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। उसी समय हमारे मस्तिष्क में जब भी हम ऐसी प्रजातियों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है, कुत्ता देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या है, कुत्ता ही आएगा। बिल्ली देखेंगे तो बिल्ली, गधा देखेंगे तो गधा, जो देखेंगे वही आपके जहन में। ऐसा नहीं कि कुत्ते की जगह गधा और गधे की जगह कुत्ता दिखाई दे, जिससे हम उस वर्ग से संबंध होता। कैसा लग रहा है क्लास बच्चों, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बड़े जिम्मेदारी से पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी ऑपरेशन वाली ये क्लास है जो आपको बराबर मिल रही है, ठीक है ना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके साथ बराबर और भी कितनी चीज़ें हैं वो हम कर सकें। मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, यह दिसंबर तक एक यूनिट, एक छोटा चैप्टर, छोटे कॉन्सेप्ट को लिए कि हम आपके साथ आएंगे और उसको समझा के फिर आगे चलेंगे। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट है, आप कुत्ते को ही देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, पढ़ते चलिए कि आपको बिल्ली, यदि एलिसियन के विषय में सोचते हैं तो पता लगता है कि किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मान लो कि हम स्तनधारी कहना है। क्या कहना है? स्तनधारी कहना है। आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसकी वाह कान। स्तनधारी वह प्रजाति होता है जिसके शरीर के बाहर क्या होता है? कान होता है, शरीर पर बाल होते हैं। किसके कैरेक्टर है? स्तनधारी के। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं देखेंगे तो दिमाग में गेहूं ही बनेगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। कुत्ता देखेंगे तो कुत्ता, बिल्ली देखेंगे तो बिल्ली, स्तनधारी तो स्तनधारी, गेहूं तो गेहूं, चावल तो चावल, पौधे तो पौधे, जंतु आदि जो देखेंगे उसी का इमेज आपके ध्यान में बनेगा। यहाँ पे सुविधाजनक जो वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं? पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली को क्या कहते हैं?
टैक्सा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द जैसे डॉग, कैट, बिल्ली, घोड़ा, गधा, हाथी, जो भी आपको दिखाई दे, उनके लिए एक शब्द का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, उससे क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। पौधा भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है, नोट कर लीजिएगा, ये भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार स्तनधारी कुत्ता में सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है, लेकिन अगर हम इनकी प्राणी की बात करें तो यह स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी है, यह एक स्तनधारी है, लेकिन यह स्तनधारी प्राणी भी है। इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। आगे की तरफ चलते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके गुण के आधार पर। जैसा जो दिखेगा उसको उसी में रखेंगे। प्रकार, रचना, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, ठीक है ना, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति ऐसे क्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण के आधार पर है। किसके आधार पर है? वर्गीकरण के आधार पर। कौन कौन सा? नाम पद्धति और जो प्रणाली आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। वर्गी कोई नई नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग अपने जीवन में वर्गीकरण मतलब अपने कह सकते हैं कि अपने उपयोग के दृष्टिकोण से हम जितनी भी चीज़ों का उपभोग करते हैं, वो सारी चीज़ हमको क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनमें जो उनके लिए अधिक उपयोगी है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय के लिए नए नए सोर्स खोजने पड़ते हैं। उसी तरीके से विभिन्न जीवों के आधार पर वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलिए, उम्मीद करते हैं सब क्लियर होगा, समझ होंगे और समझ रहे होंगे। सभी लोग कमेंट करें और बताएं क्लास कैसी लग रही, समझ में आ रही कि नहीं, इस चीज़ को ज़रूर बताएं। आपके संपर्क में जो लोग हों उनको शेयर कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी गुण की विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है और अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी जैसे एक ही चीज़ पे तो अध्ययन हुआ नहीं। जब भी अध्ययन हम लोग करते हैं तो कुछ विशेष कैरेक्टर, ये अलग सेक्शन है खाने का, ये रहने का, ये घूमने का, ये क्या है? एक तरीके का वर्गीकरण ही है, ठीक है, और जिसे सिस्टमैटिक कहा जाता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या इसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द का सिस्टेमा से बना है। किससे बना है? सिस्टेमा से बना है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्याख्या। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन को टाइटल सिस्टेमा नेचुरे, लिनियस ने एक किताब लिखा था जिनकी किताब का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचर। पूछा गया है कई बार कि सिस्टेमा नेचर कौन किताब लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? कैरोलस लिनियस ने लिखा था सिस्टमैटिक के लिए। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र में बढ़ा दिया गया था और वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास की संबंधों का ध्यान भी रखा गया था। अगला है वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण में जो संवर्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक सोपान प्रक्रम नहीं है, मतलब बल्कि इसमें पदानुक्रम
सोपान मतलब एक के बाद एक पद का जब वर्गीकरण करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कोई भी काम करना होता है तो कोई चीज़ तुरंत लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आप धीरे 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 जब करेंगे तब जाकर उनका एकदम सटीक वर्गीकरण होगा। कैसे होगा यहाँ पे देखिएगा, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गिकी की व्यवस्था है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गिकी संवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गिकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गिकी पदानुक्रम, ध्यान रखिएगा, वर्गिकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, वास्तव में एक पद को दिखाता है, और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है कि टैक्सॉन क्या होता है, तो एक इकाई यूनिट को प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके की इकाई को क्या कहते हैं, वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ये वर्गीय संवर्ग और पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि कीट जीवों में के एक वर्ग को, कीट क्या है, कीट क्या है, एक तरीके का वर्ग है। जैसे कीट में, जैसे आपका आपने इंसेक्ट जितने भी, जैसे कॉकरोच वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, क्या है, इंसेक्ट है, मक्खी है, इंसेक्ट है, मच्छर है, इंसेक्ट है। ये इन सभी को एक वर्ग में रखा गया है, जिसमें एक समान गुण, जैसे 3 जोड़ी पाद, संधिपाद मतलब इनकी टांगें होती हैं, आपने देखा होगा 1 2 3 इस तरीके के जॉइंट होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 तरीके के जॉइंट होते हैं। और इस तरीके के जो इनका स्पेशल कैरेक्टर रखा गया वो इसी को रखा गया, ठीक है। इसका अर्थ है कि कीट स्वकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पाद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया। क्या आप किसी ऐसे जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं जो स्मरण रहे कि संवर्ग का दिखाता है? प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गिकी वर्ग और संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकार की समूहन, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय अध्ययन की सामान्य संवर्ग, जैसे किंगडम की बात करें, संघ, फाइलम, फाइलम जो शब्द यूज किया जाएगा एनिमल के लिए, और भाग जो डिवीजन शब्द प्रयोग किया जाता है भाग का, वह पौधों के लिए। दोनों पॉइंट याद रखना है, जब भी एनिमल की बात आए तो वहाँ पे फाइलम, फाइलम किसके लिए, जो लोअर एनिमल होते हैं, और यहाँ पे पौधों की बात करें जो लोअर फाइलम होते हैं, लोअर प्लांट होते हैं। वर्ग क्लास, ध्यान रखिएगा, वर्ग क्लास गण, आर्डर, कुल, फैमिली, वंश तथा जात, स्पीशीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणी दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। कहाँ आती है? सबसे निचले संवर्ग में आती है। तब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं, इसके लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, देख लीजिएगा। यहाँ पे संवर्गों के गुणों को ज्ञान, यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता विभिन्नता में सहायता करता है, ठीक है। चलिए अगला है स्पीशीज, जात के बारे में चर्चा करेंगे। 1.3.1 में जो आपकी एनसीईआरटी है उस पॉइंट को चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं, देखिएगा। वर्गीय जीव के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, क्या होती है, मौलिक समानता होती है, उसे स्पीशीज कहते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर आकार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैग्नीफेरा इंडिका, ध्यान रखें,
मैग्नीफेरा इंडिका आम, सोलैनम ट्यूबरोसम, ठीक है, आलू, तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, ठीक है, यहाँ पे है। जबकि पहले शब्द मैग्नीफेरा, यहाँ पे देखिएगा स्पीशीज की बात कर रहे हैं। मैग्नीफेरा, सोलैनम, पैंथेरा वंश के नाम हैं, जो शुरुआती में मैंने आपको बताया था कि किसी भी साइंटिफिक नेम का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, वंशवान, वंश नाम मतलब जेनेटिक जो नाम होता है। ये 3 नाम जो शुरुआती वाले हैं इसे क्या कहते हैं, वंश नाम। यह टैक्सा या संवर्ग को निरूपित करता है, ठीक है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति के संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जाति जिनमें आकार की गुण समान को दिखाते हैं। पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद टिग्रिस कहते हैं। सोलैनम वंश में नाइग्रीन, मेलांजेना भी आते हैं। और मानव की जाति सेपियंस, मानव में कौन सी जाति आती है, सेपियंस आती है। कौन सी आती है, सेपियंस आती है। जैसे होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस। ये याद रख लेना है, पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन आज इस चैप्टर को हम सोच रहे हैं कि इसको समाप्त कर दें, ठीक है। वंश की बात करें, वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज की गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, आज ये क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा तो समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आइए ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा ही है, ठीक है। वंश का मतलब क्या होता है, जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। ध्यान रखिएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि वंश की अगर हम बात करें, वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण के तौर पे देखें, सबसे अच्छा अगर इन सब चीज़ों को समझना है, टर्म को समझना, सबसे अच्छा है कि एग्जांपल आप ले लें, सबसे क्लियर हो जाएगा। आलू, टमाटर, बैगन, ये ध्यान दीजिएगा, आलू, टमाटर और बैगन ये दोनों अलग स्पीशीज़ हैं, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन सभी सोलैनम वंश में आते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी किस में आते हैं, सोलैनम वंश में आते हैं, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन समीपस्थ कैरेक्टर देखा गया जिसके आधार पर यह डिसाइड किया गया कि ये कैसे हैं, समीपस्थ है, ये सोलैनम वंश में अंतर आते हैं। जैसे शेर की बात करें, पैंथेरा लियो, चीता की बात करें, पैंथर पारडस, और तथा पैंथर टिग्रिस, जिसमें बहुत से ऐसे गुण हैं जो पैंथेरा वंश में आते हैं। इस वजह से यह वंश दूसरे वंश को फेलिस, और जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न। फेलिस को पूछा जाता है कि बिल्ली किस में आती है, किस वंश में आती है, तो फेलिस वंश में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखेंगे कि समीपस्थ, यहाँ पे आलू, टमाटर और बैगन की अगर बात करें तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी अगर वंश की बात करें तो इन्हें एक अलग वंश में रखा गया है, ठीक है।
एक ही वंश में रखा गया है। शेर की बात करें तो शेर में आपने देखा है कि सबके सामने पैंथरा पैंथरा पैंथरा, तो पैंथरा क्या है, पैंथरा को एक वर्ग बना दिया गया, एक वंश बना दिया गया, और इस वंश को क्या कहते हैं, फेलिस कहते हैं, ठीक है ना। और फेलिस को किस में रखा गया है, बिल्ली को रखा गया है। चलिए आगे की तरफ, अगला है कुल। कुल किसे कहते हैं, कुल में ऐसे संबंधित वंश आते हैं जो वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते। ध्यान रखिए कि ये अंडरलाइन कर लेना है कि क्या प्रदर्शित करता है, कम, कैसे स्पीशीज की तुलना में यहाँ पे जो समानता होगी कम प्रदर्शित करता है। और कुल के वर्गीकरण के आधार के पौधों पे कायिक और जनन गुण में उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो पौधन में 3 विभिन्न वंश सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, सोलैनम की बात करें, पिटूनिया की बात करें, धतूरिया को रखें तो सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आदि आते हैं, को फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखेंगे तो दोनों में, ध्यान रखिएगा, दोनों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई देंगी, और इन्हीं के आधार पर इन्हें 2 विभिन्न कुलों में बांटा गया है। एक है कैनिडी और एक है फेलिडी। बिल्ली को फेलिडी में और कैट को कैनिडी में रखा गया है। तो इनके सेम कैरेक्टर, कुछ समानता और कुछ असमानता के आधार पर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। ऑर्डर क्या होता है, संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश, कुल समान होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या लिया गया था, स्पीशीज, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। ये गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। क्या होते हैं, कुलों के समूह होते हैं, ठीक है ना। गण कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। क्या, मैं फिर से आपको बता दूं, आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश, कुल, ये तीनों के समान लक्षणों पर होते हैं। लेकिन गण की अगर हम बात करें या हायर वर्ग की, जब और ज़्यादा अंदर की तरफ जाते हैं तो इसको अलग करते हैं, भी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। पहचान के समूहन के आधार पर करते हैं, और इस वजह से उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। आगे देख लीजिएगा, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा होते हैं। पादप कुल जैसे कानुओकुलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। और इसका मुख्य आधार ये है कि इनके पुष्प का लक्षण क्या है, आधार बनाया गया, इनके पुष्प का लक्षण बनाया गया। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किंगडम की बात करें तो सबसे जो बड़ा होता है जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम वर्ग जगत में रखा गया है। जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत में एनिमेलिया में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके, और प्लांटी को अलग जगत में रखा गया है, ठीक है ना। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत में अलग रखेंगे, ठीक है। आगे की तरफ, स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय के संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग क्या है कि ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये जो दिखाया गया है ये आरोही क्रम में है, ठीक है। किंगडम है सबसे ऊपर, उसके बाद संघ, फाइलम और भाग, डिवीजन। अगर ये प्लांट होगा तो भाग में, और संघ होगा ये डिवीजन में आपको करना है। उसके बाद जब और कैरेक्टर्स को अलग करेंगे तो वर्ग में डिवीजन होगा, और कैरेक्टर अलग होंगे तो गण में। मतलब जैसे होता है ना, किसी चीज़ को बार बार अलग
करते चाहिए, जितना जितना फिल्टर करके जाएंगे उनका एक अलग गुण आएगा और उस अलग अलग गुण के आधार पर इनको अलग किया है। जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक के बाद क्या होंगे, आप किसी स्टेट के नागरिक होंगे, स्टेट के बाद क्या होगा, स्टेट के बाद क्या होगा, आप किसी जिला के होंगे, होंगे कि नहीं बताइए, जिला के होंगे, और जिला के होने के बाद किसी स्पेशल लोकेशन के होंगे, जैसे मान लीजिए किसी शहर में होंगे, और किसी शहर के का जो एक कस्बा होता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे आप ऐसे चलिए कि उसके बाद जो आगे अंदर की तरफ चलेंगे उसके वहाँ पे एक कस्बा होगा, कस्बा के बाद वहाँ पे एक लोकेशन होगा आपका, ठीक है ना, उस लोकेशन में फिर एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा जहाँ आपका घर होगा। ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए आप अपने बाहर जाए, सबसे पहले कहाँ आएंगे, विदेश से पहले अपने देश में आएंगे, देश के बाद कहाँ जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, स्टेट में जाने के बाद स्टेट में जैसे ही जाएंगे फिर अपने ज़िला में जाएंगे, ज़िला के बाद आप तहसील में जाएंगे, तहसील के बाद आप अपने गांव में जाएंगे, गांव के बाद आपको अपने गांव का नाम या जो गांव का आपका नाम है वो पूछेंगे, और फिर आप अपने घर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह किस तरीके से अलग किया गया है, इन सभी मुद्दों को आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर से चलेंगे तो संघ क्या है, वर्ग क्या है, गण क्या है, कुल क्या है, वंश क्या है, जैविकी क्या है, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो कॉर्डेटा में मैमेलिया आता है, वर्ग में प्राइमेट्स आएंगे, ठीक है, होमिनिडी आएगा, होमो आएगा, फिर होमो सैपियंस। इसी तरीके से आर्थ्रोपोड की बात करें तो इंसेक्टा में आएगा वर्ग, डिप्टेरा में गण आएगा, म्यूसिडी में कुल आएगा, मस्का में वंश आएगा, मस्का डोमेस्टिका में इनकी जैविकी नाम आएगा। इसी तरीके से प्लांट की बात करें तो ये एंजियोस्पर्म में आएगा, डाइकोटिलिडनी में आएगा, सेपेंडेंस में आएगा, ये इनका गण है, एनाकॉर्डियेसी इनकी फैमिली का नाम है, ठीक है ना, और ये मैग्नीफेरा और मैग्नीफेरा इंडिका इनका जैविक नाम। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में आपका ये चौथा एंजियोस्पर्म है, मोनोकोटिलिडन में आता है कौन, गेहूँ। पूछा जा सकता है कि गेहूँ किस में आएगा, तो क्या कहें, मोनोकोटिलिडन में, और ये किस में आएगा, डाइकोटिलिडन में। इसे क्या कहते हैं, पोएल्स कहते हैं, इसे पोएसी फैमिली में, ये ट्रिटिकम और ये ट्रिटिकम एस्टिवम। वर्गीय सहायता साधन, ये इसका यूज क्या है, जीवों की पहचान के लिए एक समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं। एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा, इतना जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, जो क्लास को एक एक लाइन एनसीईआरटी को तोड़ के मैं रख दे रहा हूँ, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 11th के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऑनलाइन क्लास को देखते रहिए, दिसंबर तक पूरा कोर्स हम आपका ख़त्म करेंगे, और पूरी जिम्मेदारी और पूरे भरोसे के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीवों की पहचान के लिए एक गहन और आधुनिक उपकरण से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधा तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने के आवश्यक होते हैं। वर्गीय अध्ययन के मुख्य सोर्स हैं। ये अध्ययन के मौलिक और वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण, ध्यान रखिएगा, जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है, ठीक है ना। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन नमूनों को संचयित कर लेते हैं, उन जो भी मिलता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनका बाहर आपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में जाएंगे, बायोलॉजी के लैब में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको ये देखने को मिलेगा। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने, उनको किस तरीके से परिरक्षित करना, सुरक्षित रखना है, करने की कुछ विशेष विधियाँ और तकनीकी विकसित की। उनमें से कुछ का वर्णन आपके सामने है। कौन कौन से हैं?
हैं। ये सबसे पहले हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? बॉटनी के जितने भी बॉटनिकल प्लांट्स होते हैं, इनको पौधों के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर, ध्यान रखिएगा कैसे, कागज़ की शीट पर हर्बेरियम को क्या बनाया जाता है, एक फाइल लेते हैं और उस फाइल पर बुक को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बुक्स को, जो आप प्लांट लेते हैं उस प्लांट को उस पर पेस्ट किया जाता है कागज़ में चिपका करके, ठीक है ना, दबा कर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों का विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखते हैं। हर्बेरियम के शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एक शीट लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, पौधों को इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम और कुल एकत्रित करने का नाम इनका लिखा जाता है और इसी को क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति बोटेनिकल गार्डन, ये वनस्पति बोटेनिकल गार्डन क्या, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे के स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनके कुल का नाम लिखा रहता है। और बोटेनिकल गार्डन क्यों, ये पूछा जाता है कि बोटेनिकल गार्डन क्यों कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? भारत में। ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जब भारत की बात पूछी जाए तो यह कलकत्ता में, हावड़ा में पाया जाता है। जबकि इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में बोटेनिकल गार्डन क्यों पाया जाता है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जब पूछा जाए तो भारत में कहाँ पे? लखनऊ में है। जब भी रिसर्च तो भारत के लखनऊ में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है और बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में रखा गया है। म्यूज़ियम की बात करें तो वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय, कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे, प्राणियों के नमूने होते हैं यहाँ पे, मतलब उनका जो नमूना होता है उसको रखते हैं। म्यूज़ियम में आप देखते हैं वहाँ पे नमूना रखा जाता है ना, डालकर जीरो में रख देते हैं और पौधे और प्राणियों के नमूनों को सुखा कर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर, ध्यान रखिएगा, जो पिन होते हैं उसको पिन लगा देते हैं और बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी को भर कर परिरक्षित कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चिड़ियाघर को, जूलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें, अधिकांश वन आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें हम वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ तक संभव हो सके प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चिड़ियाघर में सभी तरीके को मिलता है। प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। उनका जो नेचुरल, जहाँ से जिस तरीके से वो रह सकते हैं उस तरीके से उनको रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। ये देखिए चिड़ियाघर के कुछ छोटे छोटे इमेज हैं आप, ठीक है। और कुंजी या चाबी क्या होता है इसको देख लीजिएगा। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानता और असमानता पर आधारित होकर प्राणी तथा प्राणियों की पहचान किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों या प्रायः जोड़ों युग्मों, युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने के लिए दिखाती, ध्यान रखिएगा, दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्रदान करती है, ठीक है ना। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, कुल की बात करें, वंश तथा जात के लिए अलग वर्ग की कुंज की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बड़ा ही चैप्टर था
और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैनुअल मोनोग्राफ की बात करें, इसमें एक कैटलॉग बनाने का ही प्रयोग कर सकते हैं आप। तो फ्लोरा पुस्तक के क्षेत्र में अगर देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे केवल ये चीज़ फ्लोरा की बात करें तो ये पौधों के लिए और उनके वासस्थान में जानकारी होती है, जबकि विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीशीज़ का विशेष सूची देती हैं और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को पहचानने में सहायता मिलती है। इसे क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये वीडियो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई भी बात न समझ में आई हो तो आपको फिर से कह सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बराबर आपका पूरा कोर्स इस फ्री चैनल पे आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।